डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू जो आपके टर्म वन में आएंगे 40 क्वेश्चंस 2022 के लिए। जो आपने सेट्स पढ़े हैं उनके अलावा ये क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा और इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? तो सभी को पता है इसका आंसर सिंगली समुदाय का। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? ये क्वेश्चन 2022 में दूसरे बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना है। आंसर हो जाएगा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा इसका 4 बार। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, या 1 करोड़ पॉइंट 1.5 करोड़ के आसपास, सॉरी 1.1 करोड़ के आसपास है, तो लगभग 1 करोड़ आप मान सकते हैं। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो आंसर आ जाएगा लैमिश। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो आंसर हो जाएगा वो था आपका श्रीलंका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स। इसके बाद में है कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी भाषी। उसके बाद में है आपका बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत हैं? तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? वो 1% है जर्मन भाषी लोग बेल्जियम में। इसके बाद में नेक्स्ट है निम्न में से यहाँ पर जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक है या लिखना में मिस्टेक है। निम्न में से कौन सी भाषा कौन सी भाषा को सन 1956 में श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया? या कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, श्रीलंका की राजभाषा किसे घोषित की गई? तो सभी को पता होगा सिंगली भाषा को। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका एक ही भाषा बोलने वाले लोग। ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है? तो आंसर हो जाएगा 40%। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो आंसर हो जाएगा इसका 40%। इसके बाद दूसरा है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बाद में थोड़ा सा अपने आप को जो है मायूस पाओगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चंस ज़्यादातर आपने इसमें से नहीं पढ़े हैं। और यहाँ पर जो है आपको बताना है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 22 भाषाओं को। उसके बाद में एक ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी गठबंधन सरकार। इसके बाद में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो आंसर आ जाएगा आपका नगर निगम के प्रमुख को जो है हम मेयर कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? सभी को अच्छी तरह से पता है, जम्मू एंड कश्मीर को। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हालांकि अभी संशोधन करके इसको हटा दिया गया, विशेष राज्य अभी भी फिलहाल जो है इसमें संशोधन किया जा रहा है, अभी पूर्ण तरह से नहीं हुआ है। इसके बाद में है आपका केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो आंसर आ जाएगा न्यायपालिका। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्थानीय शासन प्रणाली संस्थाएं जो शहरों में काम करती हैं कहलाती हैं? तो वो कहलाती है नगर पालिका और नगर निगम। उसके बाद जो है 8वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? तो आंसर हो जाएगा कानून और सुरक्षा को केंद्र सूची में शामिल नहीं किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कितनी सूचियों में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद में है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956 को। उसके बाद में है ऐसे विषय किस सूची में आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है? तो आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अपशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार का है? तो आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार का। और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का क्या परिणाम था? तो क्या परिणाम था? तो इसने देश के
देश को अधिक संगठित किया, इसने प्रशासन को आसान बनाया और इसने विघटन को बढ़ावा नहीं दिया जैसा कि कई राष्ट्रीय नेताओं को भय था। तो यहाँ से जो है आप कह सकते हैं ये सभी। तो यहाँ पर जो है आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, देश की प्रति व्यक्ति आय उसकी गणना करके निकाली जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा आपका देश की कुल जनसंख्या में से राष्ट्रीय आय को विभाजित करके। ठीक है, तो यानी कि देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें राष्ट्रीय आय का विभाजन करेंगे तो देश की प्रति व्यक्ति आय जो है निकल जाएगी। ये फॉर्मूला होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इनडायरेक्ट भी पूछ सकता है। इसके बाद में है आपका केरल की शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि, क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पर्याप्त आधारभूत आधारभूत जो है सॉरी, यहाँ मूल स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान है। यहाँ पे यानी कि फैसिलिटी जो है वो अच्छी तरह से दी गई हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? तो आंसर आ जाएगा सूचित करता है कि, और कभी कभी आ जाएगा, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? ये भी पूछा जाएगा, तो उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को दोबारा भी पूछा जा सकता है, उल्टा आंसर देके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इसका ख ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान रखना, ढंग से पढ़ लेना। इसके बाद जो है आपका, भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा केरल में सबसे कम है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका मानव सूचकांक भारत से अधिक है? ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है। आंसर आ जाएगा श्रीलंका। आपके मॉडल सेट्स में भी ये मिलेगा क्वेश्चन। हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के विकास के लक्ष्य के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, तो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रतिक्रिया के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, जीडीपी का क्या अर्थ है? तो जीडीपी का अर्थ आपको सभी को पता है, आपका जो होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, जीडीपी का क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो यहाँ पर जो है सबसे महत्वपूर्ण आधार, देशों के विकास की तुलना की बात हो रही है, तो विकास की तुलना जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा औसत आय से निकाली जा सकती है इन ऑप्शन के हिसाब से। नहीं तो ये सारे शामिल होते अगर यहाँ पर उपरोक्त सभी होता तो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें पूछा गया, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो वो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के विकास को प्रायः निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है सर्वाधिक विकास सूचकांक वाला। आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है नहीं और उसका आंसर क्या सही होगा। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको भी अपने आप को देख लेना कि आप तैयार हो चुके हो एग्जाम के लिए या फिर अभी भी बचा हुआ है कसर। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा केरल। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? तो गैर नवीनीकरण जो है वो है आपका खनिज तेल। इसके बाद में है, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो आंसर आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, लोगों की शिक्षा स्तर और लोगों का स्वास्थ्य। ये तीनों चीज़ों को काउंट किया जाता है यूएनडीपी में, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद में है आपका, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या होगा? आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष में आई? यहाँ पे ऑप्शन है 2008, 2006, 2005 और 2004। किस वर्ष में आई? कमेंट सेक्शन में बताना, देखूंगा आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल होती हैं वे हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सेवा क्षेत्र की बात हो रही है, तो सेवा क्षेत्र में आपका जो होता है वो होता है परिवहन, संचार और बैंकिंग। ग ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित क्षेत्र का सही उत्तर आपको चुनना है। संगठित क्षेत्र कौन सा होता है? तो इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं या वे व्यवसाय, उद्यम को व्यवसाय भी बोलते हैं, जहां रोजगार की शर्तें नियमित होती हैं। का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व पर, यानी कि व्यवसाय के स्वामित्व पर।
उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2005 में। निम्नलिखित में कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्रक के क्रियाकलाप कौन से होंगे? तो प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण द्वारा बदला जाना, यानी कि प्राकृतिक उत्पाद जो होते हैं वो प्राथमिक क्रिया होती है और इसको बदलना जो है वो द्वितीय क्रियाओं में आता है। इसके बाद है सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो सार्वजनिक जो होती है यानी कि जो सभी के लिए होता है उसका होता है सरकार के पास। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो, इसमें पूछा गया आपसे, अल्प बेरोजगारी का अर्थ ऐसी स्थिति है जहां लोग जो है रोजगार में तो हैं परंतु उत्पादन शून्य है। तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी, ध्यान रखना, बहुत इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आती हैं? तो तृतीयक क्षेत्रक में नहीं आने वाली गतिविधि के बारे में पूछा है, तो वो हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन। ये प्रथम क्षेत्रक में आती है, प्राथमिक क्रिया है ये। सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य सरकार का होता है, जिसका काम होता है सामाजिक कल्याण और सुरक्षा देना। इसके बाद में है, टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जो है लागू नहीं होगा टिस्को कंपनी में। टिस्को का नाम आप अच्छे तरह से जानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं तो वो अल्प रोजगार होते हैं, क्योंकि जब कृषि होती है तभी उनका काम होता है, तो इसीलिए अल्प रोजगार में आते हैं। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर आ जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र था? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक। उसके बाद में है आपका सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्रक में होता है? यानी कि वेतन भी मिले और छुट्टी भी मिले तो वो आएगा आपका संगठित क्षेत्रक में। इसके बाद में जो है आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा आपका संचार। इसके बाद में है आपका, पंजाब की भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? आपको अच्छी तरह से पता है और इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, अधिक सिंचाई। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो कौन सा है वो मृदा? आपको पता होना चाहिए, जालोढ़ मृदा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सभी को पता होगा कि किधर की जाती है, तो आंसर जो है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती, सीढ़ीदार खेती जो है आपका यहाँ पर आएगा। आपका आंसर जो आपको अच्छी तरह से पता है कहाँ पे आएगा, उत्तरांचल। उत्तरांचल जो है आपका ये आ जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, इसमें है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ये क्वेश्चन सेट में भी आपको मिलेगा। इसके बाद में, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित संसाधन नहीं है? तो जो वन है ये मानव निर्मित नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, ये शब्द किसने कहा? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लाचार की संतुष्टि के लिए नहीं। और ये लाचार पढ़ दिया, यहाँ लालच है ये। यहाँ पे देखिए, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है परंतु किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। तो ये वचन जो है आपको अच्छी तरह से पढ़ा है, ज्योग्राफी में किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं, तो कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन से राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा केरल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो भवन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीनीकरण संसाधन है? नवीनीकरण संसाधन है। तो यहाँ पर जो एक खनिज तेल होता, तेज मिसप्रिंट है इसमें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी को पता है, निम्न में से कौन एक संसाधन नवीनीकरण है? नवीनीकरण संसाधन इसमें ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अच्छी तरह से आपको पता है कि ये जो है आपका सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। बहुत बड़ा वन है सुंदरवन, जहाँ पे सफ़ेद टाइगर पाए जाते हैं। इसके बाद जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन
स्थानिक जाति का उदाहरण है? तो स्थानिक जाति का उदाहरण पूछा है, ये क्वेश्चन सुंदरवन वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका निकोबारी कबूतर। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र हैं? स्थायी वन, सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र, तो किस राज्य में है वो है आपका मध्य प्रदेश में। अच्छा, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आ जाएगा आपका वो है केरल में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अवर्गीकृत वन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो आंसर है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन जो आंदोलन किया गया था वो था। इसके बाद में है चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा वृक्षों की रक्षा करना, सभी को पता है। भारतीय वन जीवन यानी रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 1972 में। उसके बाद में किस राज्य में सर्वप्रथम और कब संयुक्त वन प्रबंध का प्रस्ताव रखा गया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा, सन 1988। सन और ये राज्य याद रखना। और लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य है? तो आप सभी को पता है, पूरी तरह से समाप्त जातियों को लुप्त जातियां कहते हैं। उड़ीसा और बिहार की जन जातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो आंसर आ जाएगा इमली और आम के। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, इसमें दुर्लभ जातियां किसे कहते हैं? तो दुर्लभ जातियां जो संख्या में बहुत ही कम है या लुप्त होने वाली हैं, सुभेद। उसके बाद में है कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी जाति है? तो वो है विश्नोई जाति। ठीक है, इसके बाद में आते हैं, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव यहाँ पे सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य था? तो 1200 हेक्टेयर भूमि क्यों करी थी? तो इसका उद्देश्य था शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवों को बचाना। यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन एक वनों से हास का कारण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा रक्षक मेखला का निर्माण। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो है आपका क्या आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भारत में पवित्र नहीं माना जाता? एक्चुअली यहाँ पर तो ये सारे ही पवित्र माने जाते हैं भारत में, लेकिन हम देखें तो हमारे जो पीपल है, बरगद है और आम के तीनों पेड़ को जो है पूजन सामग्री के रूप में यूज किया जाता है, नीम को छोड़ करके। तो यहाँ पे ख ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे नहीं माना जाता, तो यहाँ पर जो है ख ऑप्शन हम नीम मानेंगे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लुप्त जाति से संबंधित है? तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपने ज़रूर देखा होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं टांका। उसके बाद में निम्नलिखित में कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण जो है इसका दुष्प्रभाव नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया? तो आंसर आ जाएगा टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथ पे बनाया गया। और विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 96.5%। उसके बाद में विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है? तो अलवणीय जल केवल 2.5% है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद में सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये आ जाएगा चेनाब नदी पे। इसके बाद में है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा गुल अथवा कुल। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका ये कृष्णा नदी पे स्थित है। और बांस ड्रिप सिंचाई किस राज्य में प्रचलित है? तो यहाँ पर जो है ये आपका मेघालय में प्रचलित है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल बिजली उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितने प्रतिशत माना जाता है? तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका
22%। भोपाल झील किस शताब्दी में बनाई गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? 11वीं शताब्दी में। इसके बाद है आपका, कौन सी एक रबी फसल है? रबी फसल के बारे में आपको बताना है। ये तो आपने अच्छी तरह से याद किया होगा, इसका आंसर तो आसानी से आपको जल्दी से मिल भी जाएगा, या फिर आपको जल्दी से माइंड में भी आ जाएगा। अगर रबी और खरीफ की फसलें आप नहीं जानते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी आपसे। तो रबी फसल कौन सी है? वो है आपकी गेहूं। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल बतानी है तो रेशेदार फसल जो है आपकी, वो है आपकी जूट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस पेय फसल में भारत जो है विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो कौन सा पेय फसल है? वो है चाय। चीन के बाद में दूसरे नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है? तो रोपण कृषि का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ पे जो रोपण कृषि है वो है आपका रबर। ठीक है, ख ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है? तो वो भारत है। इसके बाद में है आपका, निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल जो है वो कौन सी नहीं है? तो रबर नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका जूट। इसके बाद में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? तो कौन सा कल्चर कहलाता है ये? तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। इसके बाद है, कौन सा देश विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा भारत। किस फसल को तैयार होने में 1 वर्ष लगता है? तो वो कौन सा फसल है? वो है आपका गन्ना। उसके बाद में है आपका, निम्नलिखित खाद्य फसलों में से कौन सी भारत की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है? तो आंसर हो जाएगा आपका सब सर्वप्रमुख जो है चावल। इसके बाद में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल भारत के तटीय और डेल्टाई प्रदेशों में उगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा वो है आपका चावल। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। उपयुक्त तथ्य कौन सा सही है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा, कृषि भारत की 2/3 जनसंख्या को जीविका प्रदान करती है। ये ध्यान रखना। असम के कर्तन दहन कृषि प्रणाली का निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बोलते हैं, कर्तन दहन प्रणाली को, झूम कृषि। इसके बाद में है आपका, रिंडर पेस्ट क्या है? तो रिंडर पेस्ट आप जानते हैं, ये जो है एक बीमारी है, पशुओं की बीमारी है। ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे? मित्र राष्ट्र थे की बात पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? मित्र राष्ट्र जो थे वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इसके बाद में है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिणी अमेरिका में एल डोलार डोराडो क्या है? एल डोराडो क्या है? तो आंसर हो जाएगा, ये है किद्वंतियों की बदौलत सोने का शहर। ठीक है, इसको एल डोराडो शहर भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग अलग पड़ने लगा? तो कौन सी सदी थी? तो आंसर हो जाएगा 15वीं सदी से। इसके बाद में, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सिल्क मार्ग। निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कान लॉ लागू किया? तो आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, पढ़ा भी आपने, ब्रिटेन। इसके बाद में है, लगभग 500 साल पहले निम्न में से किस फसल के बारे में हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो आंसर हो जाएगा आलू। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो आंसर हो जाएगा इसका महामंदी के कारण। और आधुनिक युग से पहले निम्न में से किस सिल्क रूट का प्रयोग नहीं किया गया? तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? वो है आपका पर्यटक। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, इसमें पूछा गया है, प्राज्य से क्या अभिप्राय है? तो प्राज्य से आपको बताना है इसका मतलब क्या होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, और आपको इन सभी को याद रख लेना है ताकि एग्जाम आप अच्छी तरह से दे पाए। अपने सेट्स को पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि आपको अब लग रहा होगा कि आपने जो है ना के बराबर पढ़ा है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपतियों द्वारा मशीनों के प्रयोग को पसंद किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? तो आंसर हो जाएगा 1730 दशक में। इसके बाद जो है आपका, किसने भाप इंजन का आविष्कार किया?
तो आविष्कार तो वैसे न्यूकॉमन ने किया था और इस पे संशोधन जो है जेम्स वॉट ने किया था। लेकिन आज की डेट में हम जीके में भी जानते हैं कि जेम्स वॉट का नाम लिया जाता है भाप के इंजन का आविष्कार करने का, लेकिन एक्चुअल आविष्कार जो है न्यूकॉमन ने किया था। ठीक है ना, 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, न्यूकॉमन ने दिया था, लेकिन अभी हम जो पढ़ते हैं वो जेम्स वॉट पढ़ते हैं। इसके बाद में गुमशुदा कौन थे और जिनको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैनात किया था, तो वो कौन थे? तो वो थे आपके बुनकरों के ऊपर सुपरवाइजर रखे गए थे, वो थे। आपको अच्छी तरह से ये पता भी है। भारत में सबसे पहली कपड़ा मिल कब लगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1854 में। नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो वो आंसर हो जाएगा विज्ञापनों द्वारा कर सकते हैं ना। इसके बाद में है भारत में आने वाली पहली दो यूरोपीय जातियां कौन सी थीं? तो आंसर हो जाएगा आपका जो है पुर्तगाली। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है आपका न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का इनमें से किसने सुधार किया? देखो मैंने आपको पहले ही ऊपर ही बताया था और वही चीज़ यहाँ पे आ गई, तो जेम्स वॉट ने जो है इसको सुधार किया था। इसके बाद जो है आपका औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड के इनमें से कौन से प्रमुख उद्योग थे? तो क्या आंसर हो जाएगा? कपास और धातु उद्योग। और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का जो हम ले रहे हैं, स्पिनिंग जेनिंग ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? सभी को पता है स्पिनिंग जेनिंग ने किस में काम किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसने कताई में जो है बढ़िया काम किया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अपने एमसीक्यूज की तैयारी कर ली टर्म वन के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्लेलिस्ट आपके सामने जो डिस्प्ले हो रही है इसमें आपके सब्जेक्टिव इंग्लिश प्लस हिंदी वर्जन अवेलेबल हैं, सभी सेट्स। उनको देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।